हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि इस वक्त G20 की बैठक चल रही है। इसका शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। तो इंडोनेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है और साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा अगर हम भारत के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो इंडोनेशिया या फिर अन्य देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडोनेशिया के साथ कुछ खास हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। और जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार G20 समिट का बाली में, वहां पर बाली एक बहुत विशेष महत्व रखता है भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास से जुड़ाव रखते हुए, अपने संबंधों को बढ़ाते हुए। आज के इस डिस्कशन में G20 पर बात करते हुए हमारा जो प्रमुख फोकस है इंडोनेशिया के साथ भारतीयों के सांस्कृतिक संबंधों पर रहने वाला है और आर्ट एंड कल्चर का एक सेगमेंट यहाँ पर हम कवर करेंगे। खासतौर से वह क्षेत्र जहां पर भारतीय संस्कृति का विश्व में फैलाव वाला एक क्षेत्र हम कवर कर लेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन और इंडोनेशिया की भारतीय सांस्कृतिक विरासत, तो किस तरह से इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ है, इंडोनेशिया में कौन कौन से वे प्रमुख स्थान हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। खबर से जुड़ी आई ही है, पीएम मोदी इन बाली फॉर G20 समिट, द हिंदू लेगेसी ऑफ इंडोनेशिया एंड हाउ द रिलीजन स्टिल थ्राइव देयर। किस तरह से वहां पर भारतीय संस्कृति जीवित है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हुए हैं। दो बातें यहां पर निकल के आती हैं। चर्चा क्यों की जा रही है, तो बहुत स्पष्ट है कि G20 की समिट हो रही है, इसलिए चर्चा में है ही। बाली में भारतीय संस्कृति किस तरह से मौजूद है, किस तरह से हमें जानना है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का क्या महत्व है, किस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े बहुत सारे पौराणिक स्थान, पौराणिक मान्यताएं वहां आज भी प्रचलित है और संस्कृतियों का समन्वय किस तरह से दोनों देशों के बीच में हुआ है। एक निष्कर्ष समझेंगे और एक प्रश्न मेंस के स्तर पर आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दो देशों के संबंधों को लेकर के। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस पेपर 1 कला एवं संस्कृति इतिहास वाले खंड से भी अगर जुड़े तो जोड़ा जा सकता है। तो चर्चा क्यों की जा रही है, हमने बात कर ही ली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया था जब वे भारत से बाली जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने बताया कि वो बाली जा रहे हैं और G20 की बैठक में भाग लेंगे, जहां पर कई सारे देशों के जो शीर्ष नेता हैं वो उनसे मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर कई सारी चुनौती और मुद्दों की बात करेंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, डिजिटलाइजेशन हो सकता है, डिजिटल तकनीक हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वैश्विक नेताओं के साथ वे डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ आयोजन हो रहा है, तो इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर के बीच में इसका आयोजन कराया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा वहां पर इस बार की खास बात यह है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, केवल रूस ने इस बार इसमें शामिल होने से एक तरह से मना किया है। उन्होंने इस बैठक को स्किप कर दिया है। इसकी कई वजहें हो सकती है, जिसमें से कि एक वजह चलता हुआ युद्ध और उसकी परिस्थितियां उन्हें माना गया है। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं यहाँ पर इस नक्शे में आपको दिख जाएंगे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, रशिया, भारत, चीन, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाले सेक्शन में कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब इस बार जो इसकी अध्यक्षता है, समिट का आयोजन है, कहाँ किया जा रहा है, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक, इसके पहले जो 2021 का समिट है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इटली में, इटली के रोम में। ठीक, तो अगर यहां से कोई प्रश्न बने तो ये भी आपको पता हो। अब 2022 की अध्यक्षता कर रहा है इंडोनेशिया, 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा, ये करेगा भारत। ठीक, और वो भी 1 दिसंबर से आधिकारिक रूप से भारत के पास अध्यक्षता आ जाएगी, लेकिन 2023 में फिर इसका आयोजन कराया जाएगा। अब 2024 के लिए भी यहां पर लिख दिया गया है कि 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के पास जाएगी। तो ये कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी हुई। अब अगर हम G20 ग्रुप की बात करें तो यहां पर 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, इसलिए इसको 20 का एक समूह कह दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बड़े ग्रुप या फिर एक एंटिटी के रूप में इसमें शामिल होता है। G20 में सबसे ज्यादा प्रमुख देश आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विश्व की 80% GDP कवर हो जाती है, 75% व्यापार कवर हो जाता है यानी ट्रेड,
और लगभग 60% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कवर हो जाती है। तो G20 की बैठकें अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, अब बात करें इंडोनेशिया की, जहां पर यह आयोजन हो रहा है। तो इस नक्शे में आपको जो रंगीन दिख रहा है वो इंडोनेशिया है, जो अलग अलग द्वीपों और बड़े द्वीपों और छोटे द्वीप समूहों के साथ मिलकर के बना है। जैसे प्रमुख द्वीपों में सुमात्रा, यहाँ पर बोर्नियो, ठीक, यहाँ जावा, फिर उसके बाद बाली, यहाँ पर आएगा बाली जहाँ बैठक हो रही है। ठीक, जावा में इसकी राजधानी जकार्ता है, और उसके बाद सुलावेसी आइलैंड प्रमुख रूप से, और यहाँ न्यू गिनी वाला आइलैंड है, जहां पर कुछ हिस्सा इसका इंडोनेशिया के साथ लगता है और बाकी फिर पापुआ न्यू गिनी उसके आगे आ जाता है। तो उसके पूर्व में और भी कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिससे मिल करके बना हुआ है। हम यहाँ पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे बाली वाले सेगमेंट की, क्योंकि बाली में हिंदू धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। इसके अलावा इंडोनेशिया में ओवरऑल भी देखेंगे तो कई सारे क्षेत्रों में हमें सांस्कृतिक जुड़ाव और इसके पहलू मिल जाएंगे। अगर इंडोनेशिया की जनसंख्या की बात की जाए तो इंडोनेशिया टॉप देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम, क्योंकि इंडोनेशिया में लगभग 23 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है 2021 के हिसाब से अगर हम देखें। उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, इस तरह से क्रम चलेगा। लेकिन इंडोनेशिया में अगर हम हिंदू आबादी की बात करें तो लगभग 2% आबादी हिंदू है। और अगर बाली की बात करें, जहां की चर्चा की जा रही है, जहां पर बैठक हो रही है, तो बाली में लगभग 90% आबादी हिंदू है। यानी आपको ये दिखाई देगा कि इंडोनेशिया की ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा बाली में हिंदू धर्म या फिर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो बाली की पहले यहां पर शुरुआत करते हैं। तो भारत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं बहुत लंबे समय से, लगभग 1000 से 1500 साल पुराने हैं। तो इंडोनेशिया की आबादी की हमने चर्चा कर ही ली कि लगभग 2% आबादी हिंदू है और लगभग 90% बाली में आबादी हिंदू है। अब हिंदू धर्म को वहां पर मानने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी तरह की आप आस्था रख सकते हैं, मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में हिंदू मंदिर मौजूद हैं और हिंदू धर्म और इस्लाम का आपको वहां पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी दिखाई देता है। अब एक संस्था है पेपर हिंदू रिचुअल इन इंडिया एंड बाली, ये बताते हैं कि शुरुआत में जब हिंदू धर्म या फिर भारतीय संस्कृति वहां पर पहुंची थी तो बौद्ध भिक्षु और शैव पुजारी जो थे वो व्यापारियों के साथ मिलकर के उन्होंने यात्राएं की, जहां पर वे भारत से यहां पर पहुंचे और चीन पहुंचने वाले एक रास्ते की भी खोज करते हुए वहां पर जाते रहे और चीन जाते रहे। इसके अलावा अगर हम इस तरह बात करें तो यूरोप के क्षेत्रों में भी जाते रहे। वहां पर जो हिंदू धर्म मौजूद है वो पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा भारत में है, उससे कुछ अलग है। कुछ अलग होना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि भारत से जो मूल संस्कृति वहां पहुंची वो अपने आप में वहां की संस्कृति के साथ भी घुल मिल गई, तो एक नया रंग वहां पर दिखाई पड़ा। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो इस्लाम धर्म है वो बाकी देशों के इस्लाम धर्म से थोड़ा सा हमें मॉडिफाइड दिखाई देता है, थोड़ा सा उसमें भारतीय टच दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही आप वहां पर समझ सकते हैं कि भारतीय हिंदू जो शिक्षाएं थी, रीति रिवाज थे, और इसके अलावा वहां के जो स्थानीय रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं थी, वहां के मिलने से फिर वहां का हिंदू धर्म ने अपना स्वरूप लिया है और फिर वो लगातार समृद्ध होता गया है। तो भारतीय हिंदुओं की तरह वे भी जो वहां पर हिंदू लोग हैं कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। इसी तरह अस्तित्व के हर पहलू में एक देवता की आराधना करते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर वे पूजा करेंगे या फिर उस देवता को याद करेंगे तो उनके उन कार्यों में उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा बाली में मौजूद कई सारे जो देवी देवता हैं वो भारतीयों के समान ही आपको दिखाई देंगे। नाम अलग हो सकता है क्योंकि नाम फिर उस कल्चर और उस संस्कृति के हिसाब से रखे जाते हैं, उस क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। जैसे वहां पर धन और उर्वरता की जो देवी है, देवी श्री, उनको माना जाता है कि वो भारत में देवी लक्ष्मी के समान है, इस तरीके से समृद्धि लाती हैं और कुछ इस तरह से उनको चित्रित किया जाता है। इसके अलावा जो पारंपरिक हिंदू देवी देवता हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वहां पर भी स्थानीय देवी देवताओं में इनकी पूजा होती है और इसके अलावा कुछ अन्य देवी देवता भी वहां पर पूजे जाते हैं। एक नाम है वहां पर सांग हयांग विधि। तो सांग हयांग विधि का मतलब होता है एक सुप्रीम गॉड, यानी केवल एक ईश्वर की बात, जो कुछ इस तरह से उनको मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ये भारत में भी एकेश्वरवाद वाले सिद्धांत के नजदीक दिखाई देता है, जहां पर केवल एक सुप्रीम गॉड की कल्पना की जाती है। ठीक, इसके अलावा वहां पर कई देवी देवताओं को समर्पित बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं।
जिनकी अपनी शैली और विशेषताएं अलग अलग हैं। जैसे ज़्यादातर मंदिर वहाँ पर खुले में बनाए गए हैं, खुले मंदिर हैं जो कि एक विशेष शैली में बने हैं, एक परिसर से जुड़े हैं जहाँ पर उनका निर्माण किया गया है। यहाँ पर ऐसी ही एक शैली का जिक्र आएगा, मेरू पैगोडा। मेरू पैगोडा जैसी स्तरीय छत जहाँ पर, तो अगर इसको आप माने तो यहाँ पर आपको कई तरह से जो छत है उसका अलग अलग खंडों में निर्माण किया गया है। मेरू पैगोडा में इसको इस तरह की शैली में बनाया जाता है और कई सारे प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं अलग अलग स्तर पर। तो बाली को हिंदू देवी देवताओं का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक, ये एक प्रसिद्ध शब्द है जो बाली के लिए है। इसके अलावा वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कहते हैं पुरा लेम्पुयांग। ये अपने आप में वहाँ के सर्वोच्च देवता को समर्पित है और ये समुद्र तल से लगभग 1175 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसी मंदिर को द टेम्पल ऑफ 1000 स्टेप भी कहा जाता है क्योंकि कई सारी सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं और अपने आप में ये जो स्थल है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा दर्शनीय है। इस वजह से यहाँ पर जो पर्यटक हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा जाते हैं और इसका जो निर्माण है और अलंकरण है अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। इसी तरह कुछ और मंदिरों का यहाँ पर जिक्र आपको मिल जाएगा, जैसे पूरा बैसाखी मंदिर। ठीक, इसी तरह पूरा गोवा लावा मंदिर, कुछ और मंदिर आपको दिख जाएंगे, पूरा तमन आयून मंदिर। ये कुछ प्रमुख नाम है जो हिंदू मंदिरों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सांस्कृतिक विविधता दिखाई देगी, मंदिर थोड़े से अलग दिखाई देंगे जो कि वहाँ की संस्कृति को मिलकर के बनाए गए हैं। अब अगर इंडोनेशिया के ओवरऑल स्तर पर हम देखें हिंदू धर्म वहाँ पर किस तरह से फैला हुआ है, तो इंडोनेशिया के बाली के अलावा भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू धर्म प्रचलित है। जैसे कि जावा द्वीप समूह की बात कर सकते हैं। तो एक समय ऐसा था लगभग 13वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास या थोड़ा सा 16वीं शताब्दी तक जा सकते हैं, तो मजपति का शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य वहां हुआ करता था। मजपति, इस बात को याद रखिए। ठीक, मजपति एम्पायर उस समय बहुत ज्यादा मजबूत था। इस एम्पायर ने वहां की संस्कृति, भाषा और वहां के लैंडस्केप यानी परिदृश्य पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा, तरह तरह परिस्थितियों को भी प्रभावित किया और एक पूरा कल्चर विकसित कर दिया। 14वीं शताब्दी के मध्य में ये जो एम्पायर था इसकी जो शक्ति थी अपने चरम पर थी और सबसे ज्यादा समृद्ध होकर के उभरा था। यहाँ पर एक राजा का नाम आता है, राजा हयाम वुरुक, और उनके प्रधानमंत्री गजह मांडा। तो इनके नेतृत्व में फिर ये एम्पायर बहुत ज्यादा फला फूला। अगर इंडोनेशिया के आप राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे तो वो भी क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है जो कि भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भारत में पौराणिक रूप से इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, इसको बहुत ज्यादा सम्मान इसको दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर भी कई सारे हिंदू मंदिर मौजूद हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर की बात करें तो प्रम्बानन मंदिर को आप नोट कर सकते हैं। प्रम्बानन मंदिर, वहां पर इसका जो एक पूरा परिसर है वहां पर कई सारे मंदिर खड़े हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनको समर्पित यह मंदिर है, एक त्रिमूर्ति जो भारत में बहुत ज्यादा उनको सम्मान दिया जाता है और प्रमुख देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है यह मंदिर और इसको 1991 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। इसलिए इसका नाम अगर आप कहीं पर कोट कर देंगे तो अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। अब संस्कृतियों के समन्वय की बात करें तो हिंदू धर्म इंडोनेशियाई सांस्कृतिक ताने बाने में मौजूद है। वहां पर आपको जीवन शैली में, भाषा में कई सारे संस्कृत के शब्द भी सुनने को मिल जाएंगे। कई सारे जो वहां पर खेलों के आयोजन होते हैं या फिर कोई पौराणिक कथाओं पर आयोजित जो आयोजन है, जैसे रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकता है, तो आपको इनका जिक्र भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक जावानीज शैली विकसित हुई है जहां पर रामायण बैलेट 1961 से लगातार आयोजित हो रहा है, जिसमें रामायण की कथा का वर्णन किया जाता है। ये 2012 में गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था, इस वजह से कि एक लगातार लंबे समय से ये एक जीवित परंपरा है जिसका आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस लिहाज से भी इसको गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। खास बात यह है कि इसके जो कई कलाकार हैं वो मुस्लिम हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे मुस्लिम हैं जिन पर हिंदू प्रभाव है। ठीक, तो अपने आप में एक जो सांस्कृतिक समरसता है ये वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता है। इसी तरह कई सारी कलाएं हैं, जैसे कठपुतली कला की बात करें तो वायंग कुलित एक कठपुतली कला है, एक तरह की छाया कठपुतली है जहां पर रामायण से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनको दर्शाया जाता है।
यहाँ पर पेपर लेकर के इस तरह से उसको बनाया जाता है, लकड़ियों के सहारे इस तरह से उसमें कटिंग की जाती है कि इसका जो छाया चित्र है वो एक बड़े पर्दे पर पड़े और फिर यहाँ पर पूरी कथा का मंचन किया जाता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास दिखाई देता है ये। अब एक और वहां पर है अर्जुन विजय रथ, जकार्ता में ही बना है। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके रथ में अर्जुन तीर धनुष लेकर के खड़े हुए हैं और कई सारे घोड़े उनको खींच रहे हैं। ये जो घोड़े हैं ये भी अपने आप में जावानीज परंपरा का एक उदाहरण है और घोड़े जो है अष्टव्रता शैली में इनको माना जाता है। और यहाँ पर जो अलग अलग नाम है अलग अलग तरह के दर्शन को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे शब्द हैं अलग अलग घोड़ों के लिए। जैसे किस्मा पृथ्वी को दर्शाता है, सूर्य अग्नि, कार्तिका यानी तारे, वरुणा यानी महासागर, समीराना यानी हवा, तीर्थ यानी बारिश, चंद्र यानी महीना। तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ का ताना बाना अपने आप में भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वह स्थान कल्चर के लिहाज से समझना। इसके अलावा G20 की बैठक तो हो ही रही है, तो वहाँ पर कुछ अन्य तरह के जो अपडेट आएंगे उनको G20 की बैठक के एक अगले एपिसोड में हम कवर कर लेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि इंडोनेशिया में हिंदुओं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना हुआ है। यानी अगर ये कहा जाए किसी भी देश के लिए कि वहाँ पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना किसी और धर्म के साथ कठिन हो रहा है, तो अपने आप में ये उस देश के लोग समझ सकते हैं कि वो कैसे ठीक तरह से रह सकते हैं। तो इंडोनेशिया एक उदाहरण हो सकता है, भारत हमारे लिए दूसरा उदाहरण है जहां पर कुछ अपवादों को छोड़ करके फिर सभी लोग साथ में ठीक तरह से रहते हैं। और अगली बार जो G20 की बैठक होनी है 2023 की, वहां पर भारत ने यह संदेश भी दिया है। इसमें अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो कुछ इस तरह का है जहां पर पृथ्वी और कमल का फूल है। इसका जो टैगलाइन है वहां पर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक कुनबा है, एक साथ है, भाईचारा है। जो टैगलाइन है उसमें 3 शब्द हैं, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य। कुछ इस तरह की टैगलाइन यहाँ पर कहती है, जो कि इंडोनेशिया के संदर्भ में इंडोनेशिया और भारत की हमने सांस्कृतिक एकता को देखा जो यहाँ पर एकदम ठीक तरह से फिट बैठता है। तो चलिए अब आगे बढ़ें सवाल की तरफ। प्रश्न कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2022 पर चर्चा कीजिए। बताइए कि भारतीय इंडोनेशियाई सांस्कृतिक परंपरा कैसे द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर कर सकती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाएगा। आपको अपने तर्क देने हैं कि किस तरह से देशों के बीच के जो संबंध हैं और बेहतर तरीके से आगे आ सकते हैं। तो इस उत्तर को लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। उम्मीद है आपने आज के सेशन में कुछ सीखा होगा। आप हमें लिख सकते हैं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।